तो बेसिकली चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां याद होगा आप लोगों को कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर बेसिकली दो हिस्सों के अंदर रहता है। एक आपका मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच एमयू अप्रोच और दूसरा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अगर टीआर जैन बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर ये दो अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं। मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच का अलग सेपरेट चैप्टर है और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का अलग चैप्टर है। हम तो बेसिकली कंबाइनली ही चीजों को कवर करेंगे, दोनों के दोनों अप्रोच अभी के अभी यहीं के यहीं खत्म कर जाएंगे। वैसे भी संदीप गर्ग बुक के अंदर अगर कोई फॉलो कर रहा है तो दोनों के दोनों अप्रोचेस आपके एक ही चैप्टर के अंदर कवर हैं, जहां बातें शुरू होंगी बिल्कुल बेसिक लेवल से और उसके बाद में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर कुछ एक हमारी टेक्निकल बातें आनी शुरू हो जाएंगी। तो बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। आओ जरा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले काफी ज्यादा एक बेसिक सी बात है कि एक कंज्यूमर कंजम्पशन क्यों करता है। तो यूटिलिटी गेन करने के लिए। यूटिलिटी क्या होती है? किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर। अब ऑब्वियसली हर एक वस्तु जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, कमोडिटी का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, खाना पहनते नहीं और कपड़े खाते नहीं, सीधी सी बात है। तो हर एक कमोडिटी की अपनी अपनी एक यूटिलिटी है, उपयोगिता है। जैसे कि चेयर के ऊपर आमतौर पर आप बैठते हो, कपड़े पहनते हो और खाना खाते हैं, तो हर एक पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर कोई ना कोई एक पावर होती है, किसी ना किसी तरह की वांट सेटिस्फाई करने वाली। वो आपकी भूख को शांत कर सकती है, या फिर ठंड से बचा सकती है, या फिर बैठकर आपको आराम प्रोवाइड करेगी। तो हर एक पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर अपनी अपनी वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, जिसको कि हम यूटिलिटी पुकारते हैं। इस यूटिलिटी को ही हम मेजर करते हैं। जैसे डिस्टेंस को किलोमीटर मीटर में मेजर करते हैं, इंच सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, ऐसे ही तो बेसिकली ये जो यूटिलिटी है इसको हम मेजर करते हैं यूटिल्स। यूटिल्स के अंदर जैसे डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किलोमीटर मीटर में, तो यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स में, जो कि एक इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल यूनिट होती है, जो कि हर पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। किसी को ऑरेंजेस ज्यादा ज्यादा पसंद होते हैं तो उसके लिए ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, जिसकी को कम पसंद होते हैं तो कम यूटिलिटी मिलेगी। तो यूटिलिटी को मेजर किस में करते हैं? यूटिलिटी यूटिल्स के अंदर। और यूटिल्स का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए एक कंज्यूमर कितना पे करना चाहता है, कितना उसे कंज्यूम करना पसंद है उस पर्टिकुलर कमोडिटी को। जहां यूटिलिटी तीन हिस्सों के अंदर हम बोलते हैं। टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी, एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है कि हर अगली यूनिट को कंज्यूम करने से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जहां एक काफी ज्यादा आसान सी ही एक बात है हमारी कि आमतौर पर जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन यानी क्वांटिटी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, तो हर अगली यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन वक्त के साथ ज्यादा होती जाएगी या कम होती जाएगी? तो वक्त के साथ कम होती जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जिम जाके आए हैं या फिर कहीं से दौड़ के आए हैं, हमें पानी की लगी है प्यास। उस सिचुएशन में जब पहला ग्लास हम पानी का पिएंगे, ऑब्वियसली काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें मिलने वाली है। जो यूटिलिटी हमें मिलेगी, जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगी, जो आनंद हमें आएगा, काफी ज्यादा आएगा। लेकिन जैसे ही अगर तभी के तभी, यहां बात चल रही है तभी के तभी, अगर कॉन्टिन्यूअसली तभी के तभी सेकंड यूनिट दूसरा ग्लास पानी का पिया, तो पक्की बात है कि पहले के मुकाबले थोड़ा कम यूटिलिटी हमें मिलेगी। तीसरा ग्लास अगर तभी के तभी पिया तो और ज्यादा कम मिलेगी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर। तो ऑब्वियसली हम अगर चौथा ग्लास तभी का तभी पिया, मे भी हो सकता है कि हमें कोई सेटिस्फेक्शन मिले ही ना। और अगर फिर भी हमने कंजम्पशन कर दिया तो मे भी हो सकता है कि हम नेगेटिव यूटिलिटी यानी डिस यूटिलिटी में चले जाएं, यानी हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी बल्कि डिससेटिस्फेक्शन मिलेगी। ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस वाटर कंज्यूम करने से क्या हो जाएगी? ओवर ड्रिंकिंग हो जाएगी। खैर, तो ठीक है जी, ओके। तो देखो, ये जो हर अगली यूनिट, हर नेक्स्ट यूनिट, हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको पुकारते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जो टाइम के साथ में हमेशा आपकी क्या करती है? डिक्रीज करती है। हमारी पढ़ाई के अंदर इसी ही चीज को अच्छे वर्ड्स के अंदर क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा क्या करती है? वो हमेशा डिमिनिश करती है। यानी जैसे जैसे आप अगली यूनिट को कंज्यूम करते हो तो उससे अगली यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन पहले के मुकाबले तो कम ही होगी। एक टर्म होती है आपकी टोटल यूटिलिटी। देखिए, टोटल यूटिलिटी तो ऑब्वियसली क्या होती है? नाम से ही समझ में आता है, जो कि टोटल करके निकलती है। अब पहली यूनिट कंज्यूम की 20 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, तो अब तक कितनी यूटिलिटी मिली? 20। लेकिन दूसरी यूनिट से अगर 15 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली तो अब तक कितनी मिली? तो 20 में 15 ऐड करके 35 होगा। देन थर्ड यूनिट से अगर 10 मिली तो आगे कितना हुआ? 45 हुआ। फोर्थ यूनिट से जब कुछ मिला ही नहीं है तो अब तक सेम टू सेम आपका 45 ही रहेगा। और ऑब्वियसली अगली यूनिट पर तो डिस यूटिलिटी में है हम, तो यहां पर माइनस कर देंगे हम लोग, जो कि आएगा आपका 37। तो अगर बात की जाए टोटल यूटिलिटी की,
जिसके अंदर हम एक यूनिट की बात करते हैं या एक से ज्यादा यूनिट की बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि इस थर्ड लेवल पर ये जो ये 45 नजर आ रहा है, ये 45, ये जो 45 यूटिल्स है, ये कौन सी यूनिट के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड के बारे में या 1 2 3 तीनों के बारे में? भाई ये 45 रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, 15 को, 10 को। यानी ये जो थर्ड यूनिट पर आपको 45 टोटल यूटिलिटी नजर आ रही है, तो यहां पर आपकी फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, तीनों की मिला के ये बन रही है। तो टोटल यूटिलिटी रिप्रेजेंट करता है क्या? जब तक हमने कंजम्पशन किया वहां तक की सारी यूटिलिटी को जोड़ के निकल के आती है आपकी टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी तो पर्टिकुलर यूनिट के रेस्पेक्ट में होती है। जैसे ये जो 10 यूटिल्स है, ये ऑब्वियसली सिर्फ थर्ड यूनिट, तीसरा ग्लास पानी का पी के हमें कितनी यूटिलिटी मिली उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है, टोटल यूटिलिटी, जिसका मतलब क्या होता है कि आपको ओवरऑल टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, ऑब्टेन कर रहे हो आप, जो सारी की सारी फ्रॉम ऑल पॉसिबल यूनिट को कंज्यूम करके प्राप्त कर रहे हो आप। और ऑब्वियसली टोटल यूटिलिटी कैसे निकलती है? तो मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर करके। अकॉर्डिंगली फॉर्मूला भी हमारा यही होता है कि टीयू कैसे निकलता है? MU1 को, MU2 को, MU3 को ऐड कर करके। और जबकि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलता है? तो मार्जिनल यूटिलिटी होती तो क्या है? जो भी आपको एडिशनल एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है, एक एक्स्ट्रा यूनिट, वन एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से। आमतौर पर अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर, इस पर्टिकुलर स्केड्यूल के अंदर अगर मैं ये चीज मिटा देता हूं, मिटा दो इसको, मिटा दिया, और अब आपसे कहूं कि टोटल यूटिलिटी की हेल्प से आप मार्जिनल यूटिलिटी निकालें, तो देखो जब टोटल निकाल रहे थे तब तो क्या कर रहे थे? तब तो टोटल कर रहे थे, तब तो जोड़ रहे थे। लेकिन अब जब MU अगर निकालने की बारी आएगी तब तो आप माइनस करोगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आपको निकालनी है सेकंड लेवल की MU निकालनी है, सेकंड लेवल की MU निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? आप 35 में से 20 को माइनस करेंगे। यानी कि आप सेकंड लेवल की टोटल यूटिलिटी में से 35 में से 20 को माइनस करेंगे और इस तरीके से माइनस करके 15 निकालोगे। अगर आपको थर्ड यूनिट की निकालनी है तो क्या करोगे? तो थर्ड यूनिट में से सेकंड लेवल की, यानी 45 में से 35 को आपको माइनस करना है, तब जाके आपका 10 आएगा। यानी इस बात का मतलब क्या हुआ कि आपको अगर सेकंड की निकालनी थी तो आपने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, जब आपको थर्ड की निकालनी है तो थर्ड में से सेकंड को माइनस किया। यानी अगर आपको कहीं भी मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, कौन सी? N लेवल की, तो आपको सेम उसी लेवल की टोटल यूटिलिटी में से पिछले लेवल की, पिछला लेवल क्या पुकारे हम? N से पिछला लेवल, N से अगला लेवल क्या होगा? N से अगला लेवल तो N+1 होगा, तो पिछला लेवल होगा N-1। तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है मार्जिनल यूटिलिटी का, वो तो ये बनता है। निकालते कैसे हैं? जैसे कि यहां पर निकाल रहे थे। तो नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। फॉर्मूला इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि कई बार MCQ क्वेश्चन में फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, और जहां फॉर्मूले में एक तो ये फॉर्मूला जो सही फॉर्मूला है वो दिया हुआ होगा, काफी सारे गलत फॉर्मूले भी दिए होंगे, तो आपको गलत में से सही को ढूंढना है और टिक लगा देना है, लिख देना है ऑप्शन। ठीक है जी। तो सही में से गलत ढूंढना मुश्किल है, हाँ वो बहुत मुश्किल है अगर सही बात ना पता हो तो, है ना। सही बात पता करें फिर नहीं है। तो सबसे पहले टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देन अगली बात आती है कि इसका रिलेशनशिप क्या होता है। तो रिलेशनशिप भी इस पर्टिकुलर स्केड्यूल की मदद से हम पता कर सकते हैं। पहले इसको मैं पूरा का पूरा फिल कर देता हूं। यहां 20 था, यहां 15 था, यहां 10 था, और यहां हमने 0 लिया था, और यहां पर हमने माइनस के 8 लिया था। तो देखो जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कैसी है? पॉजिटिव है, तब तक टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है? तो टोटल यूटिलिटी इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर 20 से 35, 35 से 45, तो ये आपकी लगातार इंक्रीज करती जा रही है। हाँ, बाद के फेज में मैं बात करूं जहां ये डिक्लाइन हो चुकी है, ये नेगेटिव हो चुकी है, तो आगे चलकर ये भी क्या कर रही है? ये भी आपकी डिक्रीज कर रही है। और कोई चीज अगर इनिशियली इंक्रीज करे और बाद में डिक्रीज करे, तो बीच में इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन तो ये होता है 0 0। हाँ भैया, कोई चीज अगर इंक्रीज कर रही है और बाद में डिक्रीज कर रही है तो टॉप और उसे क्या बनाए? मैक्सिमम पॉइंट ही तो बोलेंगे। हाँ, तो कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि देखो जब ये पॉजिटिव होती है इंक्रीज करती है, जब ये नेगेटिव होती है डिक्रीज करती है, तो जिस मोमेंट पे 0 होती है उस पॉइंट को क्या पुकारेंगे? इसका मैक्सिमम पॉइंट। तो ये क्या है? इसका मैक्सिमम पॉइंट। यही चीज हम यहां पर देख भी सकते हैं कि जब MU पॉजिटिव है तो ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। जब MU नेगेटिव है तो ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। जब ये 0 हो चुका है तो ये क्या कर, ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। और इस चीज का क्या डायग्राम भी अकॉर्डिंगली बना सकते हैं हम लोग, तो काफी आसानी से बना सकते हैं अगर डायग्राम हमें बनाना है। देखो मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में क्या जाना था हमने कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिरती चली जाती है, कभी भी बढ़ती नहीं है। और गिरने वाले डायग्राम कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं। इसको मैंने एक्स एक्सिस के भी नीचे लेके आया हूं मैं, क्यों? क्योंकि ये आपकी क्या नेगेटिव भी हो जाती है, यस नेगेटिव भी
हो जाती है, जहां पर ये वाला सेगमेंट आपका पॉजिटिव है, ये वाला सेगमेंट आपका जीरो है और इसके नीचे वाला सेगमेंट आपका नेगेटिव है। तो ये वाला सेगमेंट है पॉजिटिव, ये वाला सेगमेंट है नेगेटिव, और यहां पर एमयू क्या है, यहां पर एमयू बिल्कुल जीरो है, शून्य है। अब एमयू के बेसिस पे अगर टीयू की बात करें तो टीयू बेसिकली शुरुआत में आपका बढ़ेगा, शुरुआत में आपका बढ़ेगा, बाद में आपका गिरेगा, और ऐसे करके बातें हैं। तो शुरुआत में आपका इंक्रीज होगा, कब तक आपका इंक्रीज होगा, कब तक आपका इंक्रीज होगा, जब तक कि आपका पॉजिटिव रहेगा। तो जब तक ये आपका पॉजिटिव रहेगा तब तक ये लगातार इंक्रीज करता रहेगा। जैसे ये नेगेटिव वाले फेज में आएगा तो टीयू आपका तुरंत फॉल करना शुरू कर देगा। तो ये टीयू का डायग्राम, ये एमयू का डायग्राम, तो इस तरीके से डायग्राम भी हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आसान चीज है। अगली बात जो कर चुके हैं, थोड़ी सी बात, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कहता क्या है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे तो हर अगली यूनिट से आपको पहले के मुकाबले कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो हर बार जब कहीं भी आप अगली यूनिट अगला ग्लास पानी का पियोगे, अरे इतनी ही तो बात याद रखनी है कि अगला ग्लास पानी का पियेंगे तो पहले के मुकाबले ज्यादा मजा आएगा या कम मजा आएगा, तो कम मजा आएगा। हाँ, यहां पर थोड़ी सी ये भी बातें हैं कि ऐसा ना करें कि पहला ग्लास पानी का पिया है, वो नॉर्मल वाटर पिया है, और बाद में जब दूसरा ग्लास पानी का पिया है तो उसमें कुछ मिला लिया है। कुछ मिला लिया है का मतलब ऑब्वियसली चीनी मिला लिया है, नींबू मिला लिया है ना, ये चीजें मिला ली हैं। तो कोई फ्लेवर ऐड नहीं करना, कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं करना, ठीक है भैया। हाँ, कोई फ्लेवर ऐड नहीं करना। तो बेसिकली अगर फ्लेवर वगैरह ऐड कर दिया जाए तो ये जो लॉ है ये आपका एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो देखिए, पहली बात तो आपको क्वालिटी में कोई चेंज नहीं करना, दूसरी बात आपको कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करना है, तभी ऐसा होगा कि हाँ भाई अगला ग्लास पानी का पी के आपको थोड़ा कम मजा आएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने पहले एक बार पानी का ग्लास पिया, उसके बीच में फिर ठीक है जी वर्कआउट करने चले गए या बाहर घूम के आगे, फिर बाहर गर्मी में आए हो और दूसरा ग्लास पानी का पी रहे हो, तो हो सकता है कि पहले के मुकाबले ज्यादा आनंद आने लगे हमें। तो मुद्दे की बात यहाँ कुछ एक अजम्पशंस हैं। अजम्पशन क्या क्या है कि आप जो कंजम्पशन करने वाले हो वो कॉन्टिन्यूअसली करने वाले हो, आप उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं करने वाले हो, और आप हर बार जो भी क्वांटिटी कंज्यूम करोगे वो रीजनेबल करोगे। अब ये नहीं कि पहले पानी का ग्लास पिया और फिर बाल्टी लेके बैठ गए पूरी की पूरी। तो जो भी आप कंजम्पशन कर रहे हो वो रीजनेबल क्वांटिटी में करोगे, रीजनेबल नहीं करोगे तो मे भी हो सकता है ये लॉ ऑफ डीएमयू नहीं एप्लीकेबल हो। क्या कहता है लॉ ऑफ डीएमयू? तो कि जैसे जैसे मोर एंड मोर यूनिट आप कंज्यूम करते जाते हो, जैसे जैसे मोर एंड मोर यूनिट आप कंज्यूम करते जाते हो, तो हर एक ईच सक्सेसिव यूनिट, हर एक ईच सक्सेसिव यूनिट क्या होती है? नेक्स्ट यूनिट, कि हर अगली यूनिट को कंज्यूम करने से जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो पहले के मुकाबले कम हो गई। अब आया सही जवाब, कम हो जाती चली जाती है, तो कम होती चली जाती है, तो डिक्रीज होती चली जाती है। तो कहता यह है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू। यहां थोड़ी बहुत ये भी बातें हैं, ये तो बातें थी कंजम्पशन के रेस्पेक्ट में जो आपकी अजम्पशन भरी चल रही है। अजम्पशन क्या है कि कंजम्पशन लगातार करोगे, क्वालिटी में चेंज नहीं करोगे, रीजनेबल करोगे। कुछ अजम्पशन कंज्यूमर के रेस्पेक्ट में भी हैं। अब पता लगा कोई कंज्यूमर ऐसा है जो कि इर्रेशनल है। इर्रेशनल मतलब वो रैशनैलिटी को फॉलो नहीं करता, वो अपनी बुद्धिमत्ता को, विवेक को, प्रूडेंस को फॉलो नहीं करता, वो बस ऐसे ही है, कभी भी कुछ भी बोल देता है। तो आमतौर पर बेसिकली कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, और कंज्यूमर की इनकम में भी कोई बदलाव नहीं होने चाहिए, और कंज्यूमर को सभी इकोनॉमिक कंसेप्ट्स की भी जानकारी थोड़ी बहुत बेसिक सी होनी चाहिए। तो उसी के ऊपर लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा यूटिलिटी की मेजरमेंट के बारे में, तो यूटिलिटी को हम मान के चलते हैं कार्डिनल। कार्डिनल मतलब जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो, और जिसके बारे में अभी बाद में भी बात होगी। अगली बात जो मनी की यूटिलिटी है, देखो चीजों की यूटिलिटी तो होती ही होती है, क्या मनी की यूटिलिटी भी होती है या नहीं होती है? तो यस, मनी की यूटिलिटी भी होती है, जिसको कांस्टेंट मानते हैं। क्या होती है मनी की यूटिलिटी? तो थोड़ी सी बात करता हूं, सिर्फ हल्की सी थोड़ी सी ही बात करूंगा, मनी की यूटिलिटी क्या होती है। देखो एक बात तो होगी वस्तु की यूटिलिटी, किसी कॉमोडिटी की यूटिलिटी, जिसका मतलब है कि भाई उस चीज को यूज करके कितना मजा आ रहा है। अब बात करता हूं मैं मनी की यूटिलिटी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आपके वॉलेट के अंदर कितने हैं जी? 1000 रुपए पड़े हुए हैं। आपके वॉलेट के अंदर 1000 रुपए पड़े हुए हैं। वो 1000 रुपए कैसे हैं? 100 की डिनोमिनेशन में है। 100 के कितने नोट होंगे? हाँ, 10 नोट। अच्छा, आमतौर पर ये जो 100 के अलग अलग नोट है, कितने हो गए? ये 3 3 6 और 7 8 9 10, ये लोग हो गए। तो कुल मिला के टोटल 10 नोट हैं आपकी जेब में, 100 के। ठीक है जी, ओके। अब ऑब्वियस सी बात है कि आमतौर पर एक जनरल कंज्यूमर बिहेवियर क्या रहता है? शुरुआत में जब उसके वॉलेट के अंदर 100 के 10 नोट नजर आ रहे होंगे, तो शुरुआती 100 रुपए वाले नोट तो बड़ी बेफिक्री के साथ में खर्च करता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसे नजर आ रहा होता है कि अभी तो बहुत है, पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बेफिक्री के साथ खर्च किए जाते हैं, तो बेफिक्री के साथ खर्च किए जाते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसे नजर आ रहा है हाँ अभी तो बहुत सारा पैसा बचा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में ये शुरुआत वाले 100 रुपए के जो नोट हैं, इस मनी की यूटिलिटी उस कंज्यूमर के लिए इतनी नहीं है, उसे वो बड़ी बेफिक्री के साथ खर्च कर देता है। लेकिन जैसे जैसे वो खर्च करता चला जाएगा, तो बताओ आगे आने वाले जो 100 के नोट हैं वो उसके लिए और ज्यादा डियरेस्ट, और ज्यादा प्रिय, और ज्यादा वो सोच समझ के इस्तेमाल करेगा या नहीं?
ऑब्वियसली अगर इस चीज को ऐसे भी देखें कि अक्सर लोग कमाते हैं, जॉब करते हैं, सैलरी आती है कब? मंथ की शुरुआत में। और जब मंथ की शुरुआत में सैलरी आती है, शुरुआत में तो बड़े अच्छे दिन आते हैं, बड़े आराम से पार्टीज होती हैं, बड़े आराम से घर का राशन भरा जाता है, घर वालों को पैसे दे देते हैं। लेकिन तब क्या होता है? जब लगभग महीने का आखिरी चल रहा होता है, तभी तो कहते हैं महीने का आखिरी चल रहा है, कड़की चल रही है। और तब तो वॉलेट के अंदर एक एक नोट हमारे लिए बहुत ज्यादा डियर हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रिय हो जाता है। सोच समझ के उसे इस्तेमाल करेंगे, कहीं भी उसे जल्द से खर्च नहीं करेंगे। अगर पोस्टपोन करना होगा बहुत सी चीजों को, पार्टीज को वगैरह वगैरह, तो कह देंगे नहीं अभी सैलरी आएगी, नहीं ये वाले पैसे खर्च नहीं करने। तो कुल मिला के जो आखिरी वाले जो 100 रुपए के नोट होते हैं, इनकी यूटिलिटी तो हमारी लाइफ में काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। उम्मीद करूंगा समझ गए होगे। मगर यहां पर हम मान के चलते हैं कि जो एमयू ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी हम सिर्फ और सिर्फ कमोडिटीज की ही यूटिलिटी का एनालिसिस करेंगे, हम मनी की यूटिलिटी का एनालिसिस नहीं कर रहे। तो लॉ ऑफ डीएमयू में ये सारी की सारी अजम्पशन भी रहेंगी। देन आ जाती है अगली और मेन बात इस चैप्टर के अंदर। भैया चैप्टर का नाम भी क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो मेनली तो पढ़ना है आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में ही, जहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो हिस्सों के अंदर है, दो अप्रोचेस के अंदर है। एक है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरी है आपकी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, आईसी अप्रोच। तो बारी बारी से देखते हैं। पहले तो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग तो ज्यादातर बच्चों को याद रहता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। डेफिनेशन वाइज बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट को ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन कई बार फिर यही सोचते हैं कि ठीक है समझ गए, समझ तो गए हम कि मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो होती है और टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो यही होता होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कि यही हमने बातें की थी कि यहां पर हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। ग्राफ के अंदर भी हम देखते हैं कि यहां पर एमयू जीरो है, यहां पर टीयू अपनी मैक्सिमम है, तो यही होता होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो क्या ये होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? तो ये नहीं होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये अलग टॉपिक था, टीयू एमयू का रिलेशनशिप। और अब जो अगली बातें होने वाली हैं वो अलग हैं। और कारण क्या है, क्यों नहीं होता वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? क्योंकि जब कहीं भी एक कंज्यूमर कंजम्पशन करता है तो वो सिर्फ एक चीज को नहीं देखता। एक चीज क्या? एक चीज तो यही कि भाई उससे यूटिलिटी कितनी मिल रही है, उससे सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है। तो वो सिर्फ एक चीज को नहीं देखता बल्कि दो चीजों को देखता है। बताओ जी बताओ, दूसरी चीज को किसको देखता है? तो आमतौर पर वो दो चीजों को कंसिडर करता है, एक नहीं दो चीजों को। एक तो यही कि भाई अगली यूनिट अगर मैं कंज्यूम करूं तो उससे यूटिलिटी कितनी मिलेगी, यानी कि एमयू एक्स। दूसरी चीज क्या? चीज से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन के साथ साथ वो दूसरी चीज क्या देखता है? भाई बहुत से लोग हैं वो चाहते हैं मुझे आईफोन चाहिए, बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं हम घूमना जाना चाहते हैं क्योंकि उससे आनंद आएगा, बहुत से लोग अच्छी अच्छी चीजें खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो उनकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं है, वो उन चीजों का दाम बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली चीजों की सेटिस्फेक्शन एकमात्र एक ऐसी चीज नहीं है जिसे आप देखोगे, सेटिस्फेक्शन के साथ साथ उनका दाम भी तो देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि जब कहीं भी एक कंज्यूमर कंजम्पशन करता है तो वो एक चीजों को नहीं दो चीजों को देखता है कि भैया उस चीज का दाम कितना है और उससे मुझे सेटिस्फेक्शन कितनी मिलेगी। जैसे कि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज का दाम काफी मतलब हाई या लो, क्या कहें, हाई या लो कह ही नहीं सकते, क्योंकि लिटरली कोई भी चीज का दाम अगर 10,000 रुपए है तो किसी इंसान के लिए वो 10,000 कुछ भी नहीं है। वो कहेगा बस 10,000, और कोई कहेगा हाँ 10,000। तो लिटरली भाई किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का जो दाम है उसको हाई या लो तो कह ही नहीं सकते, वो डिपेंड करता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो यहां पर तो हम बात बोलते हैं कि किसी भी कॉमोडिटी का जो दाम होगा, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये दाम नहीं, मैं इतना पे करने का इच्छुक नहीं हूं, इस कॉमोडिटी के लिए तो मैं इतना पे नहीं करूंगा, ये मेरे लिए इतनी काम की है ही नहीं, तो उस सिचुएशन में मैं कंज्यूम नहीं करूंगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा ये दाम है, ये कॉमोडिटी तो मेरे बड़े काम की है, ये कॉमोडिटी से मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इसके लिए तो मैं ये दाम क्या, ये दाम तो पे कर ही दूंगा, मैं तो इससे ज्यादा दाम भी पे करने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरा आराम से बातों को सुन लीजिएगा। तो पहली बात तो ये कि हम दो चीजों को कंसीडर करते हैं, कॉमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन और कॉमोडिटी का दाम। जहां ये जो MUX है ये किसी बात को डेपिक्ट करती है, किस बात को डेपिक्ट करती है, जरा कान खोल के सुन लीजिएगा। ये डेपिक्ट करती है कि किसी भी कॉमोडिटी के लिए मैं कितना पे करने के लिए इच्छुक हूं, विलिंग टू पे। इसका जो मेन कीवर्ड निकल के आता है वो आता है विलिंग टू पे, मैं कितना पे करने के लिए तैयार हूं। और ये पीएक्स मतलब उस कॉमोडिटी का दाम, यानी मैं कितना पे करूंगा, मैं कितना पे करूंगा। अब इन दोनों की मदद से भी एक बेसिक सा एनालिसिस निकल के आता है। कौन से दो फैक्टर हैं? एक है MUX, एक है PX। एक है MUX, एक है PX। अब MUX किस चीज को डिपिक्ट करता है कि मैं कितना पे करना चाहता हूं, विलिंग। और PX किस बात को डिपिक्ट करता है कि कितना मैं मुझे पे करना पड़ेगा, जितना उस कॉमोडिटी का दाम है। अलग अलग सिचुएशन में लेता हूं। सपोज करो किसी कॉमोडिटी का दाम जो कि है वो 10 रुपए है, कंज्यूमर कह रहा है कि नहीं 10 रुपए, ये कॉमोडिटी मेरे बहुत ज्यादा काम की है, इसके लिए मैं 10 रुपए क्या, मैं 15 रुपए, 20 रुपए, 25, 30,
10 गुना ज्यादा दाम 100 रुपए की भी होती तो मैं इसे बड़े आराम से खरीद लेता। तो कई बार इस तरह की सिचुएशन होती है कि कंज्यूमर इज विलिंग टू पे हायर अमाउंट, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो जरूर पे कर ही देगा, वो 20 रुपए नहीं करेगा तो 10 ही रुपए, लेकिन यहां पर वो इस बात को डिपिक्ट कर रहा है कि मेरी सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर कमोडिटी से 20 में ही मिलती तो मैं बड़े आराम से खरीद लेता। तो अगर इफ MUX इज ग्रेटर देन PX, तो बताओ इस सिचुएशन में जो कंज्यूमर होगा वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? हाँ खरीदेगा, जरूर खरीदेगा। खरीदेगा क्या? बार बार खरीदेगा, बार बार खरीदेगा। कंजम्पशन वो अपना लगातार बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा भाई कमोडिटी का दाम अभी भी 10 रुपए ही है, लेकिन लगातार जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाता जाता है, तो देखो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, ये लॉ ऑफ DMU में क्या पढ़ा था हमने, कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है वैसे वैसे यूटिलिटी कम होती चली जाती है। तो चीजों का दाम उतना ही है, चीजों का दाम अभी भी 10 रुपए ही है, लेकिन पहले मैं बोल रहा था मैं तो 20 रुपए ही पे कर देता। लेकिन वही ऑब्वियस सी बात है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट बाद हो सकता है ऐसा कि मैं कह रहा हूँ नहीं भाई 8 में मिलेगी तो ले लूंगा, वरना नहीं लूंगा। 8 में मिलेगी तो ले लूंगा, बोर हो गया मैं इस चीज से, मैं नहीं लूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इस तरह की सिचुएशन हो जो कि एक नेगेटिव सिचुएशन सी है, जो कि एक नेगेटिव सिचुएशन सी है, कंज्यूमर के लिए इतनी ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, ऊपर वाली सिचुएशन तो फेवरेबल सिचुएशन थी, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर होगा वो क्या करेगा कि नहीं मैं कुछ खास कंजम्पशन नहीं करूंगा, मैं तो कंजम्पशन को कम कर दूंगा। अच्छा जरा आराम से भाई, ये ऊपर वाली सिचुएशन है कि MUX ज्यादा है, नीचे वाली सिचुएशन है MUX कम है। एक मोमेंट तो बीच में ऐसा भी आता ही होगा ना कि जब ये दोनों के दोनों बिल्कुल आपस में बराबर हो जाते होंगे। बराबर वाली लाइन को अगर मैं कुछ और बोलूं, क्या बोलूंगा कि मैं 10 रुपए ही पे करना चाहता हूं और मुझे 10 रुपए ही पे करने हैं, तो ये वो वाला पॉइंट है जब उसे रुक जाना चाहिए, क्योंकि इसके आगे अगर उसने और कंजम्पशन बढ़ाया ना तो वो इस नेगेटिव वाली सिचुएशन में आ जाएगा। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब पॉइंट ऑफ अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो होता ही है, ए पॉइंट ऑफ अ रेस्ट भी होता है। ए पॉइंट ऑफ अ रेस्ट का मतलब कि जहां उसे अपना कंजम्पशन रोक देना चाहिए, जिसके आगे अगर वो गया तो वो नुकसान में चला जाएगा सेटिस्फेक्शन की टर्म में। तो ये जो MUX इक्वल टू PX है, यही कुछ और नहीं बल्कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के हिसाब से आपको ये वाली बातें तो क्लियर होनी चाहिए कि ये है क्या चीज, कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, पॉइंट ऑफ रेस्ट वगैरह वगैरह। लेकिन आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए कि खाली सेटिस्फेक्शन को नहीं बल्कि चीजों के दाम को भी हम लोगों को कंसीडर करना है। आमतौर पर क्या होने वाला है, दो हिस्सों के अंदर हम पढ़ते हैं, ये मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच जिसको कि कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। मार्शल नाम के इकोनॉमिस्ट ने इसे बनाया था तो मार्शल अप्रोच भी कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों नाम ही आपको याद रखने चाहिए। एक ही अप्रोच के 3 नाम है, तीनों नाम आपको याद रखने चाहिए। सिंगल कमोडिटी केस हम पढ़ते हैं, 2 कमोडिटी केस आप पढ़ते हो। सिंगल कमोडिटी केस में बातें बड़ी सीधी सी हैं कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है तो आप ज्यादा कंजम्पशन करोगे, मार्जिनल यूटिलिटी कम है तो आप कम कंजम्पशन करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी अगर बिल्कुल दाम के बराबर है तो यह है इक्विलिब्रियम की स्टेट, जहां आपको रुक जाना चाहिए, जहां आपको कंजम्पशन और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा 2 कमोडिटी केस भी है जहां पर हम मेनली कमोडिटी की सेटिस्फेक्शन और दाम को कंपेयर करने के बजाय जब दो वस्तुएं हैं तो वस्तुओं में ही आपस में कंपैरिजन करें। जैसे कि इसकी कंडीशन के तौर पर हम यहां पर इस तरीके की बातें बोलते हैं, क्या बातें बोलते हैं कि भाई x, ये जो MUX अपॉन में PX है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, MUY अपॉन में PY ये रिप्रेजेंट कर रहा है y कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन। तो अगर MUX अपॉन PX ये ज्यादा है तो किससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है? x कमोडिटी से। और y वाली कम है तो y कमोडिटी से कम मिल रही है, जिससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसी का ही कंज्यूमर ज्यादा कंजम्पशन करेगा। तो मोर ऑफ x का मतलब x का ज्यादा कंजम्पशन करेगा, y का कम कंजम्पशन करेगा। और अगर x की तरफ ये कम है, y की तरफ ये ग्रेटर देन है तो y का ज्यादा करेगा। तो लेस ऑफ x मोर ऑफ y। लेकिन जिस मोमेंट पे बिल्कुल आपस में बराबर रहेंगे तो कंज्यूमर रहेगा इक्विलिब्रियम की स्टेट पर कि ठीक है जी x और y दोनों ये एक बैलेंस सिचुएशन है, एक ऑप्टिमम सिचुएशन है कि दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने वाले हैं। हालांकि इन दोनों ही पर्टिकुलर टॉपिक से आपके 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। ये तो जो बात मैंने लिख दी ये लिख दी समराइज्ड वे में 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं, जिनका कंटेंट मैं शेयर कर दूंगा कि उनके अंदर फिर एग्जैक्टली लिखना कैसे है। लेकिन अगर ये सारी बातें हम लोग क्लियर कर जाते हैं तो वो पर्टिकुलर चीजें तो फिर हो जाती हैं हमारी कवर। तो ये कंटेंट मैं शेयर कर दूंगा कि 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ लिखना है, कैसे लिखना है। लिखेंगे आप, याद करेंगे आप, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेंगे आप। देन उसके बाद में आगे बढ़ जाता हूं। आगे क्या? दूसरी अप्रोच, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। जहां इनडिफरेंस कर्व अप्रोच के लिए सबसे पहले तो इसका नाम याद रखें। नाम क्या है इसका? तो जैसे उसका नाम था कार्डिनल अप्रोच तो इसका नाम है ऑर्डिनल अप्रोच। वहां था मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसको पुकारते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। वो था मार्शल नाम के इकोनॉमिस्ट ने इजाद किया था तो मार्शल अप्रोच, ये है हिक्शियन अप्रोच।
तो पहली बात तो ये अप्रोचेस के नाम अच्छे से याद रख लें, क्योंकि अप्रोच के नाम ही अगर याद ना रखें तो लुटिया डूब जाएगी। वाकई में पेपर में आएगा एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज पर द हिक्सियन अप्रोच, और बाद के वर्ड पे अगर ध्यान ना दिया कि अच्छा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है, लो कर आए एमयू वाली अप्रोच, तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इसलिए अप्रोच के नाम सबसे ज्यादा अच्छे से याद रखने हैं। इसके भी 3 नाम हैं और उसके भी 3 नाम हैं, ये नाम जरूर अच्छे से याद रखने हैं। इस अप्रोच को करने के लिए आप बारी बारी से चीजों को डील करते हैं। बारी बारी से मतलब सबसे पहले आप एक चीज इंडिफरेंस कर्व, इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में आप एक चीज बजट लाइन, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ते हैं, फिर बजट लाइन के बारे में पढ़ते हैं, फिर दोनों को मिक्स कर देते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन जाता है, बात हमारी खत्म हो जाती है। लेकिन उसके लिए पहले इंडिफरेंस कर्व के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बजट लाइन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और वो क्या है आओ जरा देखते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, इसके अंदर मैं लगभग लगभग उसी तरह की एक टेबल सी बनाऊंगा जैसे मैंने पीपीसी को अंडरस्टैंड कराने के लिए बनाई थी। बस वहां पीपीसी के अंदर तो हम प्रोडक्शन की बातें बोला करते थे और यहां हम कंजम्पशन की बातें बोला करते हैं। अच्छा, आमतौर पर एक बेसिक, बहुत ही ज्यादा बेसिक और आसान सी बात जरा बताने की कोशिश करें। आमतौर पर कौन सी चीज ज्यादा प्रिय होती है हमारे लिए, जो हमारी जिंदगी में ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होती है, जिसको हम रेगुलर बेसिस पे बार बार कंज्यूम करते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा डियर होती है, प्रिय होती है। ये जो बहुत कम कंजम्पशन करने के लिए हमें मिलती है, मिलती ही नहीं है, बहुत रेयर हमें कंजम्पशन करने के लिए मिलती है, ये ज्यादा डियर होती है। तो आमतौर पर जो रोज मिलती है उसकी तो वैल्यू इतनी नहीं रहती है, जिसकी ज्यादा क्वांटिटी हम ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब रोटी खाते हैं डेली, रोटी खाने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहता है ना। और दूसरी चीजें तो क्या ही बोलूं, है ना क्या, अरे वही नूडल्स वगैरह, खैर बाहर की चीजें। तो खैर, तो जो चीजें बेसिकली ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं रहती, जो चीजें कम हम कंज्यूम करते हैं उनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा रहती है। क्या जो चीजें हम कम कंज्यूम करते हैं, क्या हम कोशिश रखते हैं या नहीं, कंज्यूमर का बिहेवियर रहता है या नहीं कि हाँ भाई कैसे भी करके गेन कर जाएं, आई मीन कैसे भी करके इनका कंजम्पशन बढ़ा ले हम लोग। इवन इसके लिए अगर दूसरी चीजों को सेक्रीफाइस भी अगर करना पड़े तो कर देंगे सेक्रीफाइस। लेकिन जरा खुद सोचें, अगर वक्त के साथ में जो नूडल्स वगैरह या बाहर का खाना हमें जो इतना पसंद है, अगर ये वाकई में गेन कर करके अगर बहुत ज्यादा हो जाए, जो हो भी जाता है ना बहुत से लोगों का, जो अपने घर को अक्सर छोड़कर हॉस्टल में चले जाते हैं, मैस का खाना पड़ता है, बाहर का खाना पड़ता है, तो आमतौर पे वक्त के साथ फिर क्या होता है, क्या वक्त के साथ में चीजें बदल जाती हैं या नहीं, कि बाहर के खाने को नहीं बस रहने दे, बस है बाहर का तला भुना ये बर्गर ये वो नहीं बस रहने दो। आ जाता है ये मोमेंट, वाकई में आपकी लाइफ में नहीं आया होगा तो देखा तो जरूर होगा कि काफियों की लाइफ में आ जाता है कि बाहर के खाने को देख के कहते हैं नहीं बस घर का खाना बढ़िया है अपना, इस तरह की बातें बोलते हैं। तो कुल मिला के यही होता है कि भाई किसी भी चीज को जब आप कम क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी 1 यूनिट आप कंज्यूम करते हो, इसकी 20 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो शुरुआत में, तो शुरुआत में कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल रहने वाली है, तो ए कॉमोडिटी हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल रहने वाली है। ये मिल ही नहीं पा रही है हमें, हम तो इसकी सिर्फ 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके इसको गेन जरूर करें। इवन इसको गेन करने की हम कोशिश जरूर करेंगे, इसके लिए अगर मुझे दूसरी का भी सेक्रीफाइस करना पड़े मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और शुरुआत में तो बड़े आराम से मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा, बल्कि इवन काफी ज्यादा भी सेक्रीफाइस कर दूंगा। सपोज करो 5 यूनिट मैंने सेक्रीफाइस कर दी, यहां 2 यूनिट हुआ, यहां 15 हुआ। लेकिन जैसे जैसे मैं इसकी गेन करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसकी गेन करता जाऊंगा, तो क्या वक्त के साथ में एक पर्टिकुलर मोमेंट बाद ये कॉमोडिटी बी भी मेरे लिए डियरेस्ट बन जाएगी या नहीं, ये भी मेरे लिए प्रिय बन जाएगी या नहीं, तो बिल्कुल। तो वक्त के साथ में यही कारण है, जो ये सेक्रीफिकेशन करने का लेवल होता है ना, ये मेरा कम होता चला जाता है। और इवन एक पर्टिकुलर मोमेंट बाद तो मैं कहूंगा ना मुझे ये गेन करना ही नहीं है और ये सेक्रीफाइस करना ही नहीं है, मैं करना ही नहीं चाहता इसको सेक्रीफाइस, तो एक पर्टिकुलर मोमेंट बाद तो आ जाएगा ये वक्त भी। तो जरा आराम से, जैसे पीपीसी को समझाते वक्त मैंने कहा था कि ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो अलग अलग बंडल्स हैं, बस वहां पर तो मैं वर्ड यूज करता था कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वो था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, वहां प्रोडक्शन की बातें होती थी, यहां तो कंजम्पशन की बातें चल रही हैं। तो ये क्या है, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन, जिनके बीच में जो कंज्यूमर है वो है इंडिफरेंट। और कंज्यूमर इंडिफरेंट क्यों है, क्योंकि एक तरफ ये वाली बात ध्यान कान खोल के सुन लीजिएगा, एक तरफ वो अपने कंजम्पशन को बढ़ा रहा है, तो यहां पर जो सेटिस्फेक्शन है वो उसकी बढ़ जाएगी। एक तरफ वो कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो यहां पर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ वो कंजम्पशन गिरा रहा है तो यहां पर सेटिस्फेक्शन गिर जाएगी। तो एक तरफ वो कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ कंजम्पशन गिरा रहा है दूसरी कॉमोडिटी का तो सेटिस्फेक्शन गिर जाएगी। सेटिस्फेक्शन बढ़ी और गिरी तो लगभग सेम लेवल पर रही। इसलिए ही हम कहते हैं आईसी की थ्योरी के अंदर ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे, ये ऑफर करते हैं हमें सेम लेवल
ऑफ सेटिस्फेक्शन। और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, आईसी के फीचर्स में भी काफी काम आती है। इंडिफरेंस कर्व के जो अलग अलग बंडल ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं कंजम्पशन के, ये सभी के सभी हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही ऑफर करते हैं। इसी की वजह से ही जो एक कंज्यूमर रहता है वो रहता है क्या, कंफ्यूज। कंफ्यूज मतलब कि भाई मैं कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करूं, वो इंडिफरेंट रहता है, कंफ्यूज रहता है, मैं कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करूं। हालांकि उस चीज का जवाब कौन देगी, उस चीज का जवाब देगी बजट लाइन। तो हालांकि बजट लाइन के बारे में अभी करते हैं बात, फिलहाल के लिए इसी को कंटिन्यू रखता हूं। तो बेसिकली इंडिफरेंस क्या है, इन्हीं सारे के सारे बंडल्स की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो कि एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम के साथ में कंज्यूम कर सकता है, जो कि उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफर करने वाली है। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि आपको आईसी के बारे में पढ़ना है, तो आईसी की आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी होती हैं, और ये प्रॉपर्टी मान के चलो एग्जाम के हिसाब से आपके फाइनल एग्जाम में तय है, कंफर्म है, कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी जरूर आएगी आपकी। क्या क्या होती है प्रॉपर्टी, कि दो आईसी कभी भी आपस में कट नहीं कर सकते, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हायर आईसी रिप्रेजेंट करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को। जो आईसी है उसका स्लोप डाउनवर्ड, अभी लास्ट क्लास में ही कह रहा था हमें कि किसी भी चीज का स्लोप डाउनवर्ड कब होता है, जब 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 गिर रही होती है। गिरने का मतलब स्लोप डाउनवर्ड होता है, लेकिन स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, तो जब कहीं भी दो चीजों के बीच में नेगेटिव रिलेशन हो, इनवर्स रिलेशन हो। इनवर्स रिलेशन का मतलब एक के बढ़ने पर दूसरा गिर रहा हो। जैसे पीपीसी के अंदर एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे का गिरता है, आईसी के अंदर एक का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो दूसरे का गिरता है। जैसे डिमांड कर्व के अंदर प्राइस के बढ़ने पर डिमांड गिरती है। तो जब जब ऐसा संयोग बनेगा, ऐसी सिचुएशन बनेगी कि एक बढ़ रहा होगा दूसरा गिर रहा होगा, तो आपका हमेशा स्लोप डाउनवर्ड ही होगा। अच्छा, पीपीसी तो होता था क्या, कॉनकेव। पीपीसी तो होता था कॉनकेव, किस कारण से, कारण क्या था, हाँ वो मौसी मौसी एमओसी। तो एमओसी 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 क्या था, एमओसी था बेसिकली ये जो ये सैक्रिफिकेशन लेवल है ये वक्त के साथ में बढ़ रहा था। तो वो जो एमओसी था, सैक्रिफिकेशन लेवल बढ़ रहा था, तो उसकी वजह से ये वो कॉनकेव था। लेकिन यहां पर ये जो ये सैक्रिफिकेशन है जिसको पुकारते हैं हम एमआरएस। एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि एक कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, बदलने के लिए दूसरे को जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो उसका रेट क्या है। तो उसका रेट इनिशियली 5 है, बाद में 4 है, बाद में 2 है। तो वक्त के साथ आप ये सैक्रिफाइस कम करते जा रहे हैं। देखिए वहां पर पीपीसी के अंदर सैक्रिफाइस बढ़ाते हैं तो एमओसी बढ़ती है, एमओसी बढ़ती है तो कॉनकेव बनता है। यहां पर सैक्रिफिकेशन जिसको एमआरएस पुकारते हैं, तो ये आपका वक्त के साथ गिरता जा रहा है, तो ये बनता है कैसा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कारण डिमिनिशिंग एमआरएस, ऐसे करके बातें हैं। इसकी कुछ असम्पशन भी है, आसान सी है कि खाली दो ही कमोडिटी में हम डील करते हैं, कंज्यूमर को रैशनल मान के चलेंगे। ये तो एक ऐसी असम्पशन है जो हर जगह फॉल करती है, पीपीसी में भी ले सकते हो आप, रैशनल प्रोड्यूसर, लॉ ऑफ डीएमयू में भी है रैशनल कंज्यूमर। एमआरएस हमेशा डिमिनिशिंग नेचर का ही रहेगा, यानी कि ये हमेशा आप डिक्रीजिंग नेचर का ही लोगे, ये भी है। ऑर्डिनल यूटिलिटी है, अप्रोच का नाम भी ऑर्डिनल ही है, जिसका मतलब है आप सेटिस्फेक्शन को नाप नहीं सकते। नॉन सैचुरेटी यानी कि कंज्यूमर को पता नहीं लगता कहां उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ये वाली बातें हैं। यहां से जो मेन बात आपको याद रखनी है, मेन बात, क्योंकि मैंने कहा था पहले आईसी पढ़ोगे, बाद में बजट लाइन पढ़ोगे, बाद में दोनों को मर्ज करोगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनेगा। तो आईसी की वो कौन सी बात है जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए रिलेवेंट है, तो वो है बेसिकली ये कि आईसी की स्लोप, आईसी की शेप कौन डिटरमाइन करता है। आईसी ये जो इस तरीके से गिर रहा है वो कौन डिटरमाइन करता है, तो ये एमआरएस डिटरमाइन करता है। तो एमआरएस इसकी फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही इसकी शेप को डिटरमाइन करता है। ये गिरता जाता है इसलिए कॉन्वेक्स बन जाता है, और ये इसका स्लोप कहलाता है। ये बात रिलेवेंट रहेगी जब हम इन दोनों को मिक्स करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाएंगे। आओ बनाएंगे, आ गई। नॉन सैशिएटी, नॉन सैशिएटी, ये नॉन सैशिएटी का क्या मतलब है, सैशिएटी का मतलब होता है हम सेटिस्फाई हो गए, सैशिएटी का मतलब होता है हम सेटिस्फाई हो गए। अब यहां मैंने एक लाइन बोली थी ना कि ये जो अलग अलग बंडल हैं ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफर करेंगे, तो उसे समझ नहीं आता कि वो सेटिस्फाई किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, वो कंफ्यूज रहता है। तो इसलिए वो क्या रहता है, वो नॉन सैशिएटी वाली सिचुएशन में रहता है, वो नॉट सेटिस्फाइड वाली सिचुएशन में रहता है। क्या वो सेटिस्फाई होगा, हाँ अगले पेज पर होगा जब हम बजट लाइन के कंसेप्ट को इसमें मिक्स कर चुके होंगे। तो बेसिकली अब ये इंडिफरेंस कर्व के बाद में, जैसा कि मैंने कहा था कि अगली बात आपकी पहले बजट लाइन की रहेगी, बजट लाइन, और उसके बाद में बजट लाइन और आईसी दोनों को ही मिक्स करके, यानी इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों के ही कंसेप्ट को मिक्स करके आपका बनेगा आईसी अप्रोच के हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो पहले जरा बजट लाइन के बारे में आराम से देख लीजिए, उम्मीद करता हूं
बजट वर्ड से हमें कुछ एक बातें तो समझ में आ ही जाती हैं। बजट किस बात को रिप्रेजेंट करता है, हमारी कैपेसिटी को, जैसे कि अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं कि भाई ये तो मेरे बजट में है या ये चीज मेरे बजट के बाहर जा रही है। तो कुल मिला के बजट किस बात को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे कॉम्बिनेशंस को, यानी जैसा कि हमने कहा था कि भाई जब एक कंज्यूमर कंजम्पशन करता है तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, बंडल बनते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे कुछ एक कॉम्बिनेशंस तो ऐसे हो सकते हैं। तो बेसिकली बजट लाइन जो कि है ऐसे कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारी अफोर्डेबिलिटी के अंदर है, यानी कि विच कैन बी परचेज, जो खरीदे जा सकते हैं अपनी गिवन इनकम लेवल में। तो देखिए आईसी करो के अंदर जब आईसी हम पढ़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन की बातें कर रहे थे, लेकिन जैसा कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बोलते हैं कि खाली सेटिस्फैक्शन नहीं, चीजों का दाम, चीजों की अफोर्डेबिलिटी की, हम उन्हें खरीद भी सकते हैं या नहीं, ये चीजें भी मैटर करती हैं। तो ये जो दूसरी चीज है बजट लाइन, ये इसी बात को रिप्रेजेंट करती है, किस बात को, कि वो कॉम्बिनेशंस, वो बंडल ऑफ गुड जो खरीदे जा सकते हैं आपकी गिवन लेवल ऑफ इनकम के अंदर। जहां बजट लाइन की इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए, जो कि क्या होती है, तो काफी ज्यादा आसान, कि कमोडिटी एक्स की आप जितनी यूनिट परचेज कर रहे हो उसके दाम से मल्टीप्लाई करके आपको पता लगता है कि एक्स कमोडिटी पे आप कितना खर्चा कर रहे हो। कमोडिटी वाई की कितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हो उसके दाम से मल्टीप्लाई करके पता लगता है कमोडिटी वाई पे कितना खर्चा कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है कि आप मैक्सिमम खर्चा कितना कर सकते हो, टोटल खर्चा कितना कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम के बराबर। यहां आई वर्ड कोड कर रहा है आपकी इनकम को। तो आपका जो खर्चा है कमोडिटी एक्स पर, आपका जो खर्चा है कमोडिटी वाई पर, आपका टोटल खर्चा ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, आपकी इनकम के बराबर। यहां ध्यान रखिएगा बजट लाइन, जैसे हमने आईसी के अंदर बोला था कि आईसी का स्लोप क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो बजट लाइन का स्लोप है ये होता है आपका प्राइस रेशो, यानी दोनों की दोनों जो कमोडिटीज होती हैं उनके रेशो के बराबर। अब जरा आराम से दोनों चीजों को जैसे ही हम मिक्स करते हैं, जैसे ही मिक्स करते हैं तो हमारा फाइनली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाता है, जो कि कैसे, जरा आराम से, आईसी बनता है हमारा कॉन्वेक्स, जहां एक ही पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर आमतौर पर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसी तरीके से देते हैं हम, कि एक आईसी आप बनाते हैं इस तरीके से जो कि इसको टच करके निकलेगा, एक आईसी बनाओगे आप इस तरीके से जो कि इसको क्रॉस करके निकलेगा, और एक आईसी बनाओगे आप जो बिल्कुल ही बाहर से होकर ही गुजर जाएगा। एक आईसी आप बनाओगे आईसी 1, एक बनाओगे आईसी 2 और एक बनाओगे आईसी 3। और अब अगली बात जरा कान खोल के सुन लीजिएगा, आईसी की प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि जो हाईयर आईसी होता है वो रिप्रेजेंट करता है हाईयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को। तो अगर सेटिस्फैक्शन की टर्म में मैं बात करूं तो कंज्यूमर कहां फॉल करना की कोशिश करेगा, भाई आईसी 1 तो सबसे निचला, सबसे निचले दर्जे का आईसी है, यहां नहीं, बल्कि एक कंज्यूमर यहां रहना पसंद करेगा आईसी 3 पर। लेकिन वही बात, कुछ पसंद होती है ना हमारी अफोर्डेबिलिटी के बाहर होती है। तो बेसिकली ये जो आईसी 3 है ये लगभग लगभग कुछ इसी तरीके की चीज है। रहना तो चाहेंगे हम वहां पर लेकिन रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो हमारी बजट लाइन है, ये जो ये बनाई है हमने ये इस तरह की लाइन, ये क्या है, ए बी क्या है, ए बी है हमारी बजट लाइन। तो क्या हमारा आईसी 3 बजट लाइन पर कहीं भी टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जवाब है ना। कौन कौन सी चीजें मेरी अफोर्डेबिलिटी के अंदर हैं, तो ये जो आईसी 2 है ये मेरी अफोर्डेबिलिटी में है। इवन जो आईसी 1 है वो भी मेरी बजट लाइन पर 2 जगह कट कर रहा है, तो क्या ये भी मेरी अफोर्डेबिलिटी में है, तो यस ये भी मेरी अफोर्डेबिलिटी में है। तो आईसी 1 भी अफोर्डेबिलिटी में है, आईसी 2 भी अफोर्डेबिलिटी में है, आईसी 3 तो मेरी अफोर्डेबिलिटी में है ही नहीं। तो चाहूंगा तो सही, एक कंज्यूमर चाहेगा तो सही कि मैं यहां एग्जिस्ट करूं, लेकिन वो यहां रह नहीं पाएगा। अगर आईसी 3 पर नहीं रह सकता तो सेकंड बेस्ट चॉइस क्या बचती है, आईसी 2। तो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यही हमारा बनेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो जब कहीं भी आईसी अप्रोच के हिसाब से आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखाना हो तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आप रिप्रेजेंट करते हैं, जहां ये जो आईसी 2 है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्या कहीं इस पॉइंट को, अच्छा अगर एक सर्कल से इस तरीके से टच होके गुजरने वाली लाइन, क्या पुकारते हैं हम उस चीज को, हाँ भैया, हाँ सही बात है। तो ये पढ़ा तो सभी ने होगा 10वीं क्लास के अंदर, 9वीं क्लास के अंदर ही, कि इस तरह की टच करके गुजरने वाली लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और अगर इस सर्कल में से ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा हिस्सा हटा दिया जाए तो ये ऑब्वियसली कर्व के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह का कर्व ही तो हमारा आईसी है। तो यानी जिस पर्टिकुलर मोमेंट पर ये जो ये वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये हमारी बजट लाइन। तो बजट लाइन बिकम्स टेंजेंट, जिस पर्टिकुलर मोमेंट पर बजट लाइन आईसी के टेंजेंट बन जाती है, उसी पॉइंट को हम क्या पुकार देते हैं, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की फिर कंडीशंस क्या क्या हो जाती हैं, तो बहुत ही ज्यादा आसान, कि आईसी की जो स्लोप होती है एमआरएस, आईसी की जो स्लोप होती है एमआरएस, और बजट लाइन की जो स्लोप होती है प्राइस रेशियो, दैट मींस पीएक्स अपॉन पीवाई। जिस पर्टिकुलर मोमेंट पर ये एमआरएस आईसी की स्लोप,
px अपॉन py बजट लाइन की स्लोप, ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हो जाएं तो आप पहुंच जाते हो अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं जो ये वाली बात हमने की थी कि जिस पर्टिकुलर मोमेंट पर आपकी बजट लाइन टेंजेंट बनती है इंडिफरेंस कर्व पर, तो तब भी हमारा बनता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये बात शुरुआत में लिखी है कि जब बजट लाइन इज टेंजेंट किसके, इंडिफरेंस कर्व के, तब भी हमारा मिल जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और एक बेसिक सी बात जो हमने शुरुआत में ही बोला था कि इंडिफरेंस कर्व पढ़ते वक्त कि ये जो एमआरएस है ये लगातार डिक्लाइन करता रहता है, तो ये बात भी हमें दूसरी कंडीशन के तौर पर लिखनी होती है कि एमआरएस कॉन्टिन्यूअसली फॉल करता रहना चाहिए। तो जिस पर्टिकुलर मोमेंट पर ये जो बजट लाइन है ये आपके इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट बन जाए, टच होके निकल जाए, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। दोनों मोमेंट पर आपकी दोनों की स्लोप बिल्कुल बराबर रहेंगी। एमआरएस इज ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई है तो एक्स का ज्यादा कंजम्पशन होगा, वाई का कम होगा। अगर लेस देन है तो ज्यादा कंजम्पशन वाई का होने वाला है, एक्स का कम रहने वाला है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर करना है, कंटेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर से बात करूं, जो बड़े, एक तो हो गई पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग, इसके अलावा जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो वो कौन कौन से आपको प्रिपेयर करने हैं, जो कि मैं आपको शेयर कर भी दूंगा। तो भैया आईसी की प्रॉपर्टीज आपको करनी है, आईसी की प्रॉपर्टीज आपको करनी है, यानी जो हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उसकी तीन चार लाइन की एक्सप्लेनेशन आपको जरूर याद करनी है। अगली बात आपको क्या करनी है, ऑब्वियसली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कवर करना है। 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कवर करना है। कौन सी अप्रोच के हिसाब से, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच के हिसाब से, जिसके अंदर तो एक नहीं बल्कि 2 केसेस हैं। एक है सिंगल कॉमोडिटी केस, सिंगल कॉमोडिटी केस, और एक है 2 कॉमोडिटी केस, तो वो दोनों ही कवर करने हैं। एक सिंगल कॉमोडिटी केस, एक 2 कॉमोडिटी केस। तो ये 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है। और एक तीसरी चीज कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज पर आईसी अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज पर आईसी अप्रोच। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी की चीजों को आप अपेरेंटली पढ़कर चीजों को कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इन तीन चीजों को आपको 4 से 6 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर करना है। शेयर कर दूंगा मैं, देखें, याद करें, जो परेशानी हो गई बात खत्म।